वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। मैं हूं आपका होस्ट अंकुश ठाकुर। एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूं। ठीक है, तो गाइस लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको बताया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इम्पोर्टेंट सेशन जो हर साल वो मीटिंग करते थे उसके बारे में आपको बताया था। ठीक, और भी जितने भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगा हमने उस वीडियो में जो है वो सब कुछ डिस्कस किया। सो गाइज नेक्स्ट जो वीडियो आज हमारी है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके कांग्रेस के जो लीडर्स थे जो डिवाइड हो गए लेटर ऑन, और उनके बारे में हम पढ़ेंगे कब वो डिवाइड हो गए, क्या उनके मेथड्स थे, किस तरीके से वो लोग जो है वो ब्रिटिशर से जो है वो डील कर रहे थे। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक जो नाम है दैट इज़ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907। ठीक है, सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई तो ये लोग हर साल जो है वो एक मीटिंग जो है ये लोग करते थे, जिसमें कि ये अपने जो अपकमिंग जो ईयर होता था उसमें डिस्कशन करते थे कि हमको क्या करना है, किस तरीके से हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अपनी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, दैट हम इंडियंस भी जो है वो कहीं ना कहीं लाइक करते हैं इंडिया में, और हमें भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपको बराबर की रिप्रेजेंटेशन हमारी भी जो है वो ब्रिटिश रूल में जो है वो होनी चाहिए। ये वो लोग थे, जैसे कि हमने देखा कि ये लोग वो लोग थे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे एजुकेशनलिस्ट थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को इन ब्रिटिश एम्पायर में। ठीक है, सो इन्हीं के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं सूरत सेशन। ठीक है, तो हर साल जब इंडियन नेशनल का जो सेशन था वो हो रहा था, सो गाइज शुरू में हमने देखा कि इसमें जो सारी जितने भी लीडर्स थे आपके, जैसे WC बैनर्जी और भी जो लीडर्स, आप जब हम लोगों का जब PDF आपको मिलेगा उसमें जो प्रॉपरली उनके जो सेशंस मैंने एक करके बनाए हुए हैं। ठीक है, उसमें मैंने हर एक जो है उसके प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो तमाम जो लीडर्स हमारे नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया, वो कांग्रेस का पार्ट जो है वो बने थे। ठीक है, एक्सेप्ट गांधी जी को छोड़कर, क्योंकि गांधी जी की एंट्री अगर हम देखें इंडियन हिस्ट्री में तो वो तकरीबन वर्ल्ड वॉर के बीच में जो है काइंड ऑफ 1914 में वो एंट्री मारते हैं इंडिया में, और पॉलिटिक्स में वो एंट्री मारते हैं 1917 में। ठीक है, तो अभी गांधी जी का अराइवल यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी इन जो पुराने जो लीडर्स हैं जैसे WC बैनर्जी हैं, रस बिहारी घोष हैं, लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, आपके और भी जितने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के जो लीडर्स हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, है ना, ये सारे जो हैं वो कांग्रेस के लीडर थे जो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे अमंग द ब्रिटिश, कि हमको भी जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हम लोगों को भी जो है हक है, हमें अपने इंडिया में अपने बोलने का, या जो भी ये लोग डिमांड जो है उनकी हो रही थी। सो गाइज 1900 देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 1907 में सूरत सेशन होता है कांग्रेस द्वारा, जो होता है सूरत में। और इस टाइम जो इस सेशन को जो लीड कर रहे थे या जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रस बिहारी घोष। तो पेपर में अगर हम देखें तो पेपर में आपको पूछ सकता है कि बताइए जब सूरत सेशन हुआ था, ठीक है, वो या डेट पूछ लेगा कि कब हुआ था, या ये पूछ सकता है कि बताइए उस टाइम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए कि 1907 का जो सूरत सेशन हुआ था उसमें रस बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट थे, और यही सूरत सेशन जो था इसमें कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो गई थी। इसको हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस इस सेशन में दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को हम नरम दल और गरम दल के नाम से भी जानते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थोड़े अग्रेसिव थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जबकि हम बात करें मॉडरेट्स की तो वो बड़े लविंग पर्सन थे। ठीक है, उनके जो मेथड्स थे एकदम दोनों का, जैसे इनके नाम ही बता रहा है कि वन इज़ मतलब नरम दल, मतलब बड़े पीसफुली से अपनी डिमांड को मनवाना अंग्रेज़ों से, और एक्सट्रीमिस्ट थोड़े एग्रेसिव थे, मतलब कुछ भी करो, चाहे गन उठानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हमें जो है ब्रिटिशर्स को अपने बारे में बताना है कि हम क्या है। अगर हम ये देखें कि सूरत स्प्लिट क्यों हुआ, तो सूरत स्प्लिट का ये था कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि जो रस बिहारी घोष है वो लीडर बने,
ठीक है, कांग्रेस के, जबकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो लीडर बने। तो इसी सिलसिले में क्या हो गया, कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक तरफ आपके मॉडरेट्स हो गए और एक तरफ आपके एक्सट्रीमिस्ट हो गए। तो अगर हम मॉडरेट्स का फेज देखें तो 1885 टू 1905 तक वो लोग रहते हैं। इस 1885 से लेकर 1905 तक उनका क्या कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में रहा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द एक्सट्रीमिस्ट 1905 टू 1918 तक जो है आपका एक्सट्रीमिस्ट जो है वो ग्रुप एक्टिव रहता है। तो डिफाइन करें अगर आपके मॉडरेट्स को, तो दे कॉल्ड देम सो बिकॉज वी कॉल्ड देम मॉडरेट बिकॉज दे अडॉप्टेड द पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन टू अचीव देयर डिमांड्स। मतलब बड़े ही पीसफुल तरीके से ये जब भी अपनी इनकी कोई डिमांड होती थी ब्रिटिशर्स के सामने, तो ये कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाते थे। इनकी हमेशा पॉलिसी रहती थी पीसफुल तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है अपनी डिमांड को पूरा करना। ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है, सॉन्ग्स गाते थे, पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते थे, एंड और भी इनके बहुत सारे मेथड थे जिनसे ये कहते थे कि आज नहीं तो कल ब्रिटिशर्स हमारी जो है वो बात सुनेंगे और हमें जो है वो जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो ज़रूर पूरी करेंगे। तो इसलिए हम इनको नरम दल के नाम से भी जानते हैं। अगर इनके हम लीडर्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है, जैसे WC बैनर्जी है, रस बिहारी घोष हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे लीडर्स इसमें आते हैं। WC बैनर्जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके ये प्रेसिडेंट रहे थे। एंड रस बिहारी घोष इसलिए क्योंकि इनके टाइम पर जो है वो सूरज स्प्लिट हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे आपको लीडर जो हैं, प्रोमिनेंट लीडर जो हैं वो आपको मिलेंगे INC के मॉडरेट ग्रुप में। अगर हम इनकी डिमांड की बात करें कि इनकी डिमांड क्या थी, तो ये डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर से कि हमें जो है वो लेजिस्लेटिव, जो ब्रिटिशर की बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल वो काउंसिल थी जो जिसको हम कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की वो बॉडी, वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो लॉ बनाता था इंडिया के लिए। तो इनकी डिमांड ये थी कि भाई इसमें इंडियंस को भी रखा जाए। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिशर की जिस तरीके की पॉलिसी सामने आ रही थी वो ऐसी पॉलिसी थी कि वो जो है उनका जो एक्सप्लोरेटिव नेचर था या जिस तरीके से वो अपने कॉलोनियलिज्म को बढ़ा रहे थे, ठीक है, तो इंडियन जो है अब कह रहे थे कि भाई हमको भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा जाए ताकि हम लोग भी जो है अपनी डिमांड थ्रू लेजिस्लेटिव हम लोग बताएंगे आपको थोड़े बहुत कि किस तरीके से गवर्न करना है, या हम लोगों की डिमांड भी जो व्हाट इंडियंस एक्चुअली नीड हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, प्लस उसमें जो इंडियंस हैं उनको भी जो है वो एक्टिव रोल प्ले करने का मौका दिया जाए, ठीक है। इसलिए क्या कह रहे थे कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिफॉर्म करनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, अब मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में जब पेपर ये पैम्पलेट वगैरह छपना स्टार्ट किया गया तो हम हमारे जितने भी एडिटर थे वो ब्रिटिशर्स का जो रियल फेस था वो लोगों तक पहुंचाने लगे। ब्रिटिशर्स के जो एक्सप्लोरेटिव नेचर था या जो कॉलोनियलिज्म वो इंडिया में फैला रहे थे उनके बारे में ये लोग लिखने लगे। तो ब्रिटिशर ने जो है इनके ऊपर रोक लगा दी थी कि भाई आज के बाद कोई भी जो है आप ऐसा नहीं, न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा नहीं लिखोगे जिससे कि ब्रिटिशर जो रूल है उसको जो है कोई सामना करना पड़े, ठीक है। सो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया था हमारे जितने भी न्यूज़पेपर थे या जितने भी हमारा वर्क था रिगार्डिंग जो नेशनलिज्म फीलिंग को हम लोग अपग्रेड करने की बात कर रहे थे। सो मॉडरेट का कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाए, इसको भी जो है हटाया जाए, ठीक है। हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस दी जाए ताकि हम लोग जो चाहे वो छाप सके, चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। तीसरी जो चीज़ इनकी डिमांड थी दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इनका ये था कि एग्जीक्यूटिव, अब आज आप देखते हो वी हैव 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज लेजिस्लेचर, वन इज एग्जीक्यूटिव एंड अदर इज जुडिशरी। 3 है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। आज के टाइम पर ऐसा है, तो ये लोग थे, इस टाइम पर क्या होता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कंबाइंड होता था। तो इनकी ये भी डिमांड थी कि भाई जुडिशरी को आप लोग एग्जीक्यूटिव से अलग कीजिए, ठीक है। ये एक अलग ऑर्गन है गवर्नमेंट का, आप कैसे इनको कंबाइन करके जो है एक साथ रख सकते हो। तो ये भी इनकी एक डिमांड थी। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़े तो जब 20th सेंचुरी की बिगिनिंग हुई तो दे स्टार्ट डिमांडिंग द सेल्फ रूल।
ठीक है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार ब्रिटिशर्स से हमने जो भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं ये पूरी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर का जो नेशनलिज्म था वो और ज़्यादा बढ़ गया और 20वीं सेंचुरी के आते आते इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो अपनी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। तो ये देखिए यहाँ से हम अब क्या हो रहा है, हमारे जो डिमांड है इंडिपेंडेंस को लेकर वो अब इंक्रीज हो रही है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हमारे जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम खुद इंडिया को संभाल सकते हैं, आप ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं, हम अब अपने इंडिया को खुद संभालेंगे। तो यहाँ से ये लोग क्या है, सेल्फ रूल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो है इसको ये पहला जो ये सेल्फ रूल का जो कंसेप्ट था ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी भी माने जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी इस गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के सेशन में इन्होंने बोला था कि हमें स्वराज, हमें क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए, या सेल्फ गवर्नमेंट जो है हम अपने लिए गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं। हमें इतनी कैपेबिलिटी है हम इंडियंस में कि हम लोग जो है वो अपने लिए गवर्नमेंट खुद चुने। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिमांड जो है वो मॉडरेट्स की रहती है। उसके बाद इन्होंने जो सॉल्ट टैक्स लगता था हमारे इंडियंस के ऊपर, नमक को लेकर टैक्स लगे थे उसकी भी इन्होंने जो है डिमांड की कि इसको भी हटाया जाए। उसके साथ साथ इन्होंने जो कॉटन गुड्स के ऊपर ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो उन पर लगती थी उन पर भी हटाने की डिमांड ये लोग कर रहे थे। ठीक है, सो ये सब जो है मॉडरेट का डिमांड थी कि हमें ये चीज़ें जो हैं वो चाहिए। और भी बहुत सारी डिमांड थी, लेकिन इसमें हमने मेजर जो डिमांड्स हैं वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अचीवमेंट क्या हुआ, मतलब क्या मिला मॉडरेट्स को इतना सब करने के बाद। इनके अचीवमेंट यही थी कि जो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया था डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म का, ये इन्होंने काफ़ी हद तक जो है इंडिया में फैलाया। ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग होगी लोगों के अंदर, तभी तो रेवोल्यूशन आएगा, तभी तो जो है हम लोग जो है वो उठ खड़े होकर जो है ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ सकते थे। तो ये जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की प्लस जो फीलिंग थी डेमोक्रेसी की, क्योंकि सेल्फ रूल मांग रहे हैं ये लोग, तो डेमोक्रेसी मतलब हम खुद अपनी गवर्नमेंट चुनेंगे, इट्स काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, सो इन्होंने जो है ये आइडिया जो थे एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इंडिया में एक्सपैंड भी किया। उसके बाद एक्सपोज द नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स का जो रियल नेचर था, जो ब्रिटिशर्स का रियल नेचर यहाँ पर चल रहा था, किस तरीके से वो हमको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इसके बारे में भी इन्होंने लिखा। ठीक है, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी दादा भाई नौरोजी की, जिसमें उन्होंने एक्सप्लोरेटिव नेचर को डिफाइन किया कि किस तरीके से ब्रिटिशर जो है हमारे इंडिया को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ के जो जितने भी रिच रिसोर्सेज है उनको कैसे टाइम टू टाइम जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करके पूरी ड्रेन जो है, पूरी वेल्थ जो है हमारी इंडिया की वो यूरोप जा रही है, और यूरोप किस तरीके से जो है वो अपग्रेड हो रहा है, किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, हम लोगों को एक्सप्लॉइट करके यूरोप जो ब्रिटेन है वो खुद को जो है वो पावरफुल कंट्री बना रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडरेट फेज। ठीक है गाइस, इसमें सिर्फ आपको याद रखिए फेज क्या था, कौन से उसमें स्प्लिट हुए इनकी। ठीक है, इनकी डिमांड्स क्या थी, कौन इनके जो है प्रोमिनेंट लीडर्स थे। उसके बाद गाइस जो आपके सेकंड ग्रुप आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये थे जिनको, ये थोड़े गर्म मिजाज के लोग थे। ठीक है, इनको कहा जाता है गर्म दल। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि यार मॉडरेट्स का जो सिस्टम है, या जिस तरीके की मॉडरेट्स अपने सिस्टम को चला रहे हैं, इस तरीके से अंग्रेज तो कभी मानने वाले हैं ही नहीं। अंग्रेज तो जो है ये कुछ भी कर लें, ये प्रोटेस्ट कर लें, सड़कों पे बैठकर धरने दे दें, सॉन्ग्स गा लें, कुछ भी कर लें, ये कोई तरीका नहीं है अपनी डिमांड्स को मनवाने का। अगर आपने मूवी देखी होगी भगत सिंह, तो उसमें ये चीज़ भी कहा गई थी कि अंग्रेज बहरे हैं, उनको आवाज़, उनके बम मारकर उनको थोड़ा जगाना पड़ेगा, उनको सुनाना पड़ेगा कि हम लोग क्या थे, है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट के आने से क्या हो गया था, इंडिया में थोड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ब्रिटिशर्स ने मिलिटेंट जो है वो कहा गया है। जैसे भगत सिंह को मिलिटेंट जो है वो कहा गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो इंडियन हिस्ट्री में कहा गया है ना। जितनी भी इंडियंस जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जो एक्सट्रीमिस्ट चला रहे थे, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एक्शन। वो जिस तरीके से एक्शन कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अब गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या है कहेंगे, उनको रेबल्स कहेंगे, या उनको रेवोल्यूशनरी ग्रुप कहेंगे, या उनको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहते थे। सो गाइज, अगर मैं आपके एक्सट्रीमिस्ट की बात करूं तो एक्सट्रीमिस्ट के जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। इनको हम लोग लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं, लाल बाल एंड पाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
पाल के नाम से भी। और इसमें एक और बंदा भी था जिनका नाम था औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष भी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का एक्टिव पार्ट जो है उन्होंने प्ले किया है। सो गाइस चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। दैट लाला लाजपत राय क्यों, क्योंकि आपके जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए पेपर के, तो उसमें पूछा गया है कि आपको पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हमारी इंडिया की हैं, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया है, उनके बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके लाला लाजपत राय से। लाला लाजपत राय को इनका एक जो है वो पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। गाइस याद रखिए, पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, और ये एडिटर थे पंजाबी, इसमें पंजाबी लैंग्वेज में ये लोग जो हैं लिखते थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये ने ऑथर की थी एक बुक अनहैप्पी इंडिया। ठीक है गाइस, तो इनकी टाइटल्स प्लस इनकी जो लिखी गई बुक्स हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेपर में पूछते भी हैं। सो गाइस इसने जो आपके लाला लाजपत राय थे, इनको पंजाब केसरी के टाइटल भी था, इनको इस नाम से भी जाना जाता था। और ये पंजाबी में लिखते थे, न्यूज़पेपर वगैरह, पैम्पलेट वगैरह, ठीक है, मैगजीन वगैरह लिखते थे ये लोग। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन क्या हो गया था, ड्यूरिंग जब एंटी इंडिया में जब साइमन कमीशन आया था, ठीक है, साइमन कमीशन के ये खिलाफ थे। और उसी दौरान जो प्रोटेस्ट चल रहा था साइमन कमीशन का, उस टाइम इनको हेड इंजरीज हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा उसमें इंजर्ड हो गए और लेटर ऑन उस इंजरी की वजह से इनकी डेथ जो है वो हो गई थी। ठीक है, सो इतना ही रोल जो है वो लाला लाजपत राय का। और भी बहुत सारा रोल है, लेकिन हमें सिर्फ इनके पर्सनालिटी, इनके टाइटल और प्लस इनके जो वर्क है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। पंजाब केसरी इनको टाइटल दिया गया था और ये लोग जो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद गाइज आपके दूसरे लीडर जो है दैट इज बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल की अगर मैं बात करूं तो उनको जो है उनको भी टाइटल दिया गया है, उनको फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया जो है वो कहा जाता है। उनको जो है वो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया में इनको इस टाइटल से जाना जाता है। इन्होंने एक पारदर्शिक जो है न्यूज़पेपर मैगजीन कह दो, बहुत सारी जगह मैगजीन लिखा हुआ है, बहुत सारी जगहों में इसको ऑडिटोरियल लिखा गया है और बहुत सारी जगहों में इसको डिफरेंट नाम से लिखा गया है। तो आपको याद होना चाहिए इन्होंने पारदर्शिक जो है वो स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर इन इंडिया में। और ही स्टार्टेड न्यू इंडिया इन 1901। एक और न्यूज़पेपर भी इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था इंडिया में 1901 में, जिसका नाम था न्यू इंडिया। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए पारदर्शिक किसने लिखा, दैट इज बिपिन चंद्र पॉल। न्यू इंडिया इज ऑल्सो रिटन बाय Bipin Chandra Pal in 1901. Another, the last one, the final, that is Aurobindo Ghosh. औरोबिंदो घोष की अगर मैं बात करूं तो ही क्रिटिसाइज द मॉडरेट थॉट इन हिज पब्लिकेशन न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ठीक है, इन्होंने एक पब्लिकेशन दिया था। ठीक है, उस पब्लिकेशन में इन्होंने ओपनली जो है वो मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने कहा था कि जो मॉडरेट्स का जो वे है, जो जिस तरीके से वो अपनी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, मॉडरेट एक ऐसे जो है गवर्नमेंट से अपनी डिमांड मनवाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहरी है, जो सुन नहीं सकती है। अगर हमको चाहिए कि हमें अपनी डिमांड को पूरा करना है तो हमें थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, हमें थोड़ा रेवोल्यूशनरी जो है वो थॉट्स लाने पड़ेंगे, अपने रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर हम लोग जो है वो जो अपने हमारी जो डिमांड्स है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हमारी पूरी हो सकती है। ठीक है गाइज, उसके बाद इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी। ठीक है, प्रोमिनेंट बुक्स जो हैं औरोबिंदो घोष की थी वो थी सावित्री। सावित्री इनकी लॉन्गेस्ट एपिक पोइम रही है इंग्लिश में। याद रखिए गाइज, कभी पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट एपिक पोइम इन इंग्लिश इज, तो वो थी सावित्री, रिटन बाय औरोबिंदो घोष। ठीक है, उसके बाद एक और वर्क था इनका लाइफ डिवाइन लिखा है इन्होंने, एंड भवानी मंदिर भी इनकी एक जो है वो बुक जो है वो रही है। ठीक है, तो ये इनके मेजर कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ये इनकी बुक्स हैं जो इन्होंने ड्यूरिंग ब्रिटिश जब स्ट्रगल चल रहे थे उस टाइम पर इन्होंने लिखी हुई हैं। अच्छा, इनके कोट्स की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जो हैं आपके लीडर्स हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर जो है वो अलग अलग कोट्स जो है दिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके औरोबिंदो घोष की, तो इन्होंने एक कोट दिया था, आई नो माई कंट्री एज माई मदर। ये कहा था कि मैं अपने देश को अपनी माँ के जैसे देखता हूँ। आई अडोर इट
हर, मैं उसको उसकी इज्जत करता हूं, एंड आई वर्शिप हर, और मैं उसको पूजता भी हूं। ये स्लोगन दिया था आपके औरोबिंदो घोष ने। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिएगा आप। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के नाम से भी इनको जाना जाता है, एंड इनको टाइटल दिया गया था लोकमान्य। बहुत सारी जगहों पे अगर आप गूगल भी करो तो वहां पर जो है लोकमान्य तिलक भी आता है। तो लोकमान्य तिलक जो है वही है आपके बाल गंगाधर तिलक, जिनको टाइटल दिया गया था। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट टू द ब्रिटिशर्स जो है वो भी कहा जाता था। ही वॉज द फर्स्ट जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई थी। ठीक है, जो जिसको पहला रेवोल्यूशनरी पर्सन भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट टू द ब्रिटिशर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, ही वॉज द फादर टू गिव स्लोगन, ही वॉज द फर्स्ट, वो पहले ऐसे शख्स थे, पहले ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखी थी स्वराज्य। स्वराज्य इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर से, हमें आपके अंडर नहीं रहना है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस और स्वराज्य जो कंसेप्ट है इज फर्स्ट गिवन बाय योर बीजी तिलक, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एंड नंबर 2 इज स्वदेशी। स्वदेशी मूवमेंट आपने देखा होगा गांधी जी ने स्टार्ट की थी, लेकिन उसका कंसेप्ट जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब है कि अपनी जो लोकल चीज़ें हैं, जो हम लोग इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में रन कर रही थी, कहता था, ये कहते थे उनको अपडेट करने की बात करो, उनको अपग्रेड करने की बात करो। और उनको अपग्रेड कैसे करेंगे हम लोग, जब हम ब्रिटिशर्स की चीज़ों को बाइकआउट करेंगे। जो इनका नेक्स्ट जो है स्लोगन था, बाइकआउट द ब्रिटिश गुड्स, कि ब्रिटिशर्स के, अब ब्रिटिशर्स का सामान इंडिया आ रहा है और हम लोग उनसे खरीद रहे हैं, तो बोलता हम उनको जो है वो रेवेन्यू दे रहे हैं। अगर हम ब्रिटिशर चीज़ें खरीदेंगे नहीं, अगर वही पैसा अगर हम लोग जो है अपने इंडियंस को दे दे, तो इंडियंस जो है वो, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेंगी और ब्रिटिशर की जो इंडस्ट्री है वो डाउन हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने स्वदेशी का जो है वो कंसेप्ट दिया था, स्वदेशी मूवमेंट, जो लेटर ऑन फिर गांधी जी ने भी इस कंसेप्ट को जो है वो काफ़ी जो है वो मूवमेंट इसमें चलाई थी। उसके बाद बाइकआउट मूवमेंट इन्होंने, बाइकआउट के लिए इन्होंने कहा था, बाइकआउट इन्होंने कहा था कि बाइकआउट कर दो ब्रिटिशर्स को, हम इंडियंस की वजह से ही ब्रिटिश एम्पायर जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल एस्टेब्लिश कर पाई है इंडिया में। ठीक है, हम हैं तो इनके ऑफिस चलते हैं, हम इनके ऑफिस में क्लैरिकल जॉब करते हैं, हम इनके स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम इनके स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारे जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं, कहता था उन सबको छोड़ दो, तुम छोड़ोगे ये लोग बेबस हो जाएंगे और आखिरकार तंग आकर ये आज नहीं तो कल हमारे इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे और हम फिर से अपना भारत जो है उसको स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अंदर लाएंगे। हम अपना फ्यूचर खुद डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमें किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए, हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। सो ही वॉज द फर्स्ट जिन्होंने कंसेप्ट दिया था स्वराज्य, स्वदेशी एंड बाइकआउट। गाइड्स याद रखिएगा, ये मूवमेंट्स बाद में फिर से आएंगी, लेकिन ये स्टार्ट की गई थी गांधी जी के द्वारा अगेन, लेकिन इनका कंसेप्ट जो है वो पहली बार देने वाले थे आपके बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके कुछ न्यूज़पेपर भी थे जिनमें केसरी था। केसरी ये मराठी में लिखते थे। ठीक है गाइस, सुधारक लिखते थे ये लोग। ठीक है, सुधारक एक न्यूज़पेपर था, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर इनके हैं। ठीक है, जो मेजर है वो है केसरी मराठी और सुधारक जो है ये लिखते थे। ठीक है, इंडिया में। उसके बाद 1916 में 1916 में इन्होंने होम रूल लीग जो है उसको भी चलाया था। ठीक है, पूना में इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, होम रूल लीग। और होम रूल लीग ही लेटर ऑन जो है वो होम रूल मूवमेंट जो है वो बनी थी। ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो है इंडिया में चली थी कि हमें अपना रूल खुद, किस तरीके से हम अपने होम का रूल जो है वो डिसाइड करेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेटर ऑन ये मूवमेंट फेल हो गई थी, फिर लेटर ऑन इसको गांधी जी ने फिर से जो है वो स्टार्ट किया था, क्योंकि इनके कंसेप्ट बहुत अच्छे कंसेप्ट थे। एज फॉर एज अगर हम लोग नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते या ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ देखते तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। गांधी जी ने इन्हीं को जो है फिर आगे मूवमेंट्स को जो है वो चलाया था। तो इनकी जो होम रूल लीग थी उसको स्टार्ट किया था इन्होंने। इनका साथ जो है वो एनी बेसेंट भी थी, जो प्रोमिनेंट लीडर रही हैं हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के साथ भी वो काफ़ी टाइम तक रही हैं, जिन्होंने होम रूल लीग जो है वो इंडिया में स्टार्ट की पूना में। और उसी दौरान इन्होंने एक स्लोगन दिया था, और वो स्लोगन था स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो मेरा बर्थ राइट है और मैं ये लेकर ही रहूंगा।
ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ही। स्वराज्य, बहुत सारे पेपर में ये कोट्स भी जो है वो पूछी गई है कि बताइए ये जो कोट है आई शैल हैव मतलब स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये स्लोगन किसने दिया है। या ये भी पूछा गया है कि स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किस बंदे ने जो है ये दिया था। अगर फाइनेंस का आपके पास पेपर है, लास्ट जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 2016 में आई थिंक, तो उसमें देख लेना, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछा गया है कि बताइए ये चीज़, ये स्लोगन जो है वो किसने दिया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट गाइज, ठीक है। अगर हाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो मेरे नोट्स पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो उसमें आप इजीली आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इनके मेथड्स की, जो एक्सट्रीमिस्ट का, अब मॉडरेट्स का मैंने मेथड आपको बता दिया कि वो लोग प्रेयर्स करते थे, पिटिशंस करते थे ना, ये सब उनका रहता था। तो अगर मैं बात करूँ एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो ऐसे लोग थे जो लोग किसको प्रमोट करते थे। ये लोग, इनके जो मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये कहते थे नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी चीज़ में कॉपरेट नहीं करना है, बाइकआउट द ब्रिटिश क्लॉथ्स एंड स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको चलाओ। स्वदेशी मतलब अपने जो लोकल चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने की बात करो, अपने लोकल जो हमारे आर्टिस्ट हैं या जो भी ये लोग इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हमारी हैं छोटी मोटी, उनसे चीज़ें खरीदो, ठीक है, ताकि हम जो है हमारा पैसा हमारे लोगों तक पहुँचे, ब्रिटिशर्स के पास नहीं जाए। उसके बाद इन्होंने बात की थी जो है इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए सब लोगों के लिए, अपने नेशन के वाइड हम लोग क्या हैं, हमें अपने पास्ट को जानने का पूरा हक है, उसके रिलेटेड हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो है कहा था इन्होंने कि बाइकआउट कर दो, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इनके मेथड में था बाइकआउट द ब्रिटिश कोर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़, all the institution which were run by the British Empire, उन सबको बाइकआउट कर दो। ये इनके मेथड्स थे, ठीक है। और यही चीज़ें जो हैं वो हमें करनी थी अंडर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो देखिए गाइज, ये सारा जो ओवरऑल अब ने देखा तो इसमें क्या हो रहा है, अभी ये जो हमने देखा कि लोग जो हैं, चाहे वो मॉडरेट्स हैं चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों ही ग्रुप का एक ही मोटो है कि कैसे भी करके अपने लोगों को ये चीज़ समझानी कि हम लोग किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, चाहे हम इकोनॉमिकली देखें, चाहे हम पॉलिटिकली देखें, चाहे हम सोशली देखें, हर स्पेयर से हमें ब्रिटिशर जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो रियल फेस है, जो एक्सप्लॉइटिव नेचर है, जो उनकी एक्सप्लॉइटिव जो पॉलिसीज़ हम लोगों के ऊपर चलाई जा रही है, उनके बारे में लोगों को बताना, उनको समझाना, ताकि लोगों के अंदर का नेशनलिज्म जागे और लोग जो है वो उठ खड़े हों एक इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ और हम इन ब्रिटिशर्स को आउट कर दे। क्योंकि ये लोग जो थे ये बहुत एजुकेटेड पर्सन थे, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़कर, वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे आइडियाज़ को समझा, जैसे डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, दैट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिलोसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, एंड जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी है ना, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को इन्होंने समझा और समझने के बाद जो है इनको समझ आई कि हम लोग किस तरीके से ब्रिटिशर्स के अंडर जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हालांकि इनके जो मेथड्स की मैं बात करूं तो मॉडरेट्स का अपना मेथड था फ्रीडम को लेने का, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट का अपना एक मेथड था जो है फ्रीडम लेने का। ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें तो यही था कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, हमें ब्रिटिशर्स के अंडर जो है वो नहीं रहना था। तो यही हमारी जो है आज की क्लास थी, आपको ये चीज़ समझाने की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे लास्ट वीडियो मेरी थी उसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिफाइन किया कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई, जो एक प्रेशर ग्रुप की तरह था, एंड लेटर ऑन कैसे उसमें जो लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने अपनी डिमांड जो है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाई। कहीं ना कहीं अब हम लोग भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन ढूंढ रहे थे ब्रिटिशर्स के अंडर, जो गवर्नमेंट थी उसमें हम लोग भी अपनी रिप्रेजेंटेशन को जो है वो दिखाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। तो ये सारी जो मूवमेंट्स या ये सारा जो सिस्टम जो चल रहा है ये इसी बात को लेकर चल रहा है। धीरे धीरे हम लोग कैसे अपनी आज़ादी को हासिल करते हैं ये हम आपको बताते रहेंगे, कवर अप करते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम करवाते
रहेंगे। ठीक है गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सूरत सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस जो हुआ था, हेल्ड हुआ था 1907 में। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है आपको सीधा, सूरत सेशन जो है वो कब हुआ था, क्योंकि मेजर है, क्योंकि इसमें जो है सूरत स्प्लिट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, वन इज योर मॉडरेट एंड देन इज योर एक्सट्रीमिस्ट, जिनको हम नरम दल गरम दल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइज, होप कि आज आपका लेक्चर जो है आपको समझ आया हो। ठीक है, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब हम टेस्ट सीरीज जब हम लोग ये टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे तो अगेन मेरा यही रहेगा कि मैं हर टॉपिक के ऊपर जो है वो 10-10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके सामने। ठीक है, जिसमें मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको करवाए जाएंगे। आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, अभी टाइम है आपके पास, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपको इसमें कमी लगती है कमेंट्स कीजिए, जाके आपके जो फ्रेंड्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो भी जो है उनको भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, शब्बा खैर।